अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने स्टार्ट करनी है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कि अगर आपके पास हेपेटोसाइट्स के पास एंजाइम्स हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सकते हैं, तो ये एंजाइम्स किन कंडीशंस में एक्टिवेट होंगे, ठीक है, और किन कंडीशन में ये एंजाइम इनहिबिट होंगे। यानी आप ये चीज देखने जा रहे हो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए सेल के पास कौन कौन से मॉड्यूलेटर्स हैं। आपने सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि आपके पास जो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, अगर हम लिवर सेल की बात करते हैं तो ये प्रोसेस लिवर सेल के साइटोसोल में हो रहा है, जिसमें पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है। और ये प्रोसेस उस कंडीशन में हो रहा है जब आपका सेल किस कंडीशन में है, स्टारवेशन कंडीशन में है, और ये ब्रेन के लिए ग्लूकोज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसी साइटोसोल के अंदर आपके पास एक ऐसा प्रोसेस भी चल रहा है जिसमें ग्लूकोज की किसमें कन्वर्जन होनी है, पायरोवेट की कन्वर्जन। आप कह सकते हो कि एक ही कंपार्टमेंट के अंदर आपके पास दो ऑपोजिट प्रोसेसेस चल रहे हैं, एक तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस और दूसरी तरफ ग्लाइकोलिसिस। दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे प्रोसेसेस को रेगुलेट करना सेल के लिए साइमल्टेनियसली रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज आप इस चीज को माइंड में रखें कि अगर एक ही टाइम पे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस जो हैं एट अ टाइम सेल के अंदर ऑपरेट होंगे तो इससे सेल को किसी किस्म का भी कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज सपोज यहां पे आप इस एग्जांपल को ले लें कि आपका ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर हुआ और एंटर होने के बाद ये कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में, और इसी सेल के अंदर ऐसे एंजाइम्स भी एक्टिव थे जो कि पायरोवेट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बल्कि ये साइकिल आप इसे कहोगे कि ये वेस्टफुल साइकिल है जिसमें आप किसी भी चीज को जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपके पास ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, पायरोवेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर से ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और पायरोवेट ग्लूकोज में। सच साइकिल्स, इनको आप कहते हो दीज आर दी फ्यूटाइल साइकिल्स, कि इनमें आपके पास किसी किस्म की ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ना ही सेल उस एनर्जी को जो है इस जो फ्यूल मॉलिक्यूल है उसको किसी और यूजफुल पर्पस के लिए क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है एंड दिस इज हीट। यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में सेव नहीं होती जाएगी, बिकॉज जितने एटीपी यहाँ पे बनेंगे वो एटीपी यहाँ पे कंज्यूम हो जाएंगे। किसी भी यूजफुल पर्पस के लिए वो एनर्जी यूज नहीं होगी। इस किस्म के साइकिल्स को आप क्या कहते हो, फ्यूटाइल साइकिल्स। अब इन फ्यूटाइल साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए या इस प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए आप एक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन को अडॉप्ट करते हो जिसको आप कहते हो रेसिप्रोकल रेगुलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रेगुलेशन ऐसी रेगुलेशन होती है जिसमें आपके एक ही एक्टिवेटर या एक ही इनहिबिटर दो पाथवेज को डिफरेंटली टारगेट करता है। लाइक एक ही आपके पास एक्टिवेटर है, ये एक पाथवे के लिए तो एक्टिवेटर के तौर पे एक्ट करेगा, लेकिन दूसरे पाथवे के लिए इनहिबिटर। आप इसको एक्टिवेटर की बजाय मॉड्यूलेटर अगर कहो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कि एक ही मॉड्यूलेटर है, वो इंजाइम है आपके पास, वो कोई हार्मोन हो सकता है, वो कोई और रेगुलेटर हो सकता है। इस मॉड्यूलेटर ने दो पाथवेज के रेट को कंट्रोल करना है। और ये किस तरह से रेट को कंट्रोल करेगा, एक पाथवे को एक्टिव कर देगा और दूसरे पाथवे को इनहिबिट कर देगा। इस किस्म की रेगुलेशन को आप क्या कहते हो, रेसिप्रोकल रेगुलेशन। कि एक मॉड्यूलेटर ने दो प्रोसेसेस को डिफरेंटली रेगुलेट किया है या ऑपोजिटली रेगुलेट किया है। और इस रेगुलेशन की जरूरत क्यों है, बिकॉज अगर ये दोनों पाथवे साइमल्टेनियसली सेल के अंदर ऑपरेट हुए तो सेल जो है वो
जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको किसी यूजफुल पर्पस के लिए जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा, बल्कि वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इसकी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। सपोज इस टाइम पे इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हेपेटोसाइट के अंदर ग्लाइकोलिसिस विच इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, और अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो लेट्स सी के इस केस में इस पर्टिकुलर रिएक्शन को माइंड में रखते हुए, हम सिर्फ एक रिएक्शन को माइंड में रखते हुए देखते हैं कि इस केस में सेल का जो एनर्जी स्टेटस है वो किस तरह से इफेक्ट होगा। लाइक ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन है जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एटीपी कंज्यूम होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने के लिए फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और ये रिएक्शन पीएफ के 1 कैटालाइज करवाता है। इसका मतलब है यहाँ पे एक एटीपी की क्या हो रही है, कंजप्शन हो रही है। और दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ठीक है, इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को फौरी तौर पे हाइड्रोलाइज करवा देता है। ये सेकंड बाईपास एंजाइम जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, FP-1, कि आपने एटीपी की एनर्जी लगा के बहुत मुश्किल से इस एंडरगोनिक रिएक्शन को फेवरेबल किया, उसको 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, बट उसी टाइम सेल के पास एक ऐसा एंजाइम भी एक्टिव था जो कि इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर सकता है। So, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ऑफ एटीपी थी वो इन्वेस्टमेंट वेस्टफुल चली गई है, बिकॉज इस फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ने आगे G3P और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होना था और पे ऑफ फेज में जाके क्या चीज बनाने थे, एटीपी। बट यहाँ पे आपका ये एंजाइम एक्टिव होने की वजह से ये हाइड्रोलाइज हो गया, और अगर आपने आप फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को वापस कन्वर्ट करना है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, तो उसके लिए आपको एक और एटीपी की जरूरत हो। सो अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को सम करके नेट इक्वेशन लिखो, तो इस नेट इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में देयर इज ओनली कंजप्शन ऑफ एटीपी, और वो कंजप्शन ऑफ एटीपी किसी यूजफुल पर्पस के लिए नहीं हो रही, बल्कि वो एनर्जी को रिलीज कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो आपको यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी जो है वो सेल ने अचीवमेंट नहीं की, बल्कि एनर्जी को वेस्ट ही किया। इसलिए आपके पास जो है इन दोनों प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको किस किस्म की रेगुलेशन की जरूरत है, रेसिप्रोकल रेगुलेशन की जरूरत है। किसी ऐसे मॉड्यूलेटर की जरूरत है जो कि एक पाथवे को एक्टिव रखे और दूसरे पाथवे को क्या करे, इनहिबिट कर दे। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? रेसिप्रोकल रेगुलेशन क्या होती है? यस मैम। यस मैम, हो गया। जी मैम। ओके, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से मॉड्यूलेटर्स हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रेसिप्रोकली रेगुलेट करेंगे। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की कन्वर्जन जो कि पीएफ के 1 एंजाइम कैटालाइज करवाता है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये एंजाइम एक रेगुलेटरी एंजाइम है। ठीक है, ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, और इसके मैंने एक्टिवेटर और इनहिबिटर्स भी आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे कि एटीपी की इनफ कंसंट्रेशन इसको इनहिबिट कर देती है और एडीपी और एएमपी इसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आपको सिट्रेट का भी पता चल रहा है, जो कि मैं अभी बताती हूँ कि सिट्रेट इस एंजाइम को इनहिबिट क्यों करता है और यहाँ पे इसको एक्टिव क्यों करता है। सिट्रेट इस एंजाइम को एक्टिव करेगा। सो यही वाले जो इंटरमीडिएट्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ से आपको ये आइडिया हो रहा है कि आपके पास जो है लो एनर्जी कंडीशंस में, ठीक है, जब एडीबी और एएमपी की कंसेंट्रेशन कम होगी उस केस में पीएफ के 1 की एक्टिवेशन होनी है, और हाई एनर्जी कंडीशंस में जब सेल का एनर्जी स्टेटस जो है वो हाई है, एटीपी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उस केस में इस एंजाइम की क्या होनी है, इनहिबिशन होनी है। ये जनरली आपने अपने माइंड में रखना है। और दूसरी तरफ आपके पास एंजाइम है FP-1, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ठीक है, ये एंजाइम आपके पास जो है वो लो एनर्जी कंडीशन में एक्टिवेट तो होता है जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की जरूरत होती है, बट यहां पे आपके पास जो है वो एटीपी एज अ, आप कह लो कि एनर्जी मॉलिक्यूल कंज्यूम भी होता है।
बिकॉज अगर एटीपी प्रेजेंट नहीं होगा, हमने इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा था कि इस प्रोसेस को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए, पायरोवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए सेल 4 एटीपीज और 2 जीटीपीज को कंज्यूम करता है। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एटीपी की कंसंट्रेशन हाई होना जरूरी है। अगर सेल के पास एनर्जी होगी तो तभी ये एंजाइम एक्टिवेट होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर सेल के पास एनर्जी नहीं है तो ये एंजाइम क्या हो सकता है, इनहिबिट हो सकता है, बिकॉज जब तक एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तब तक ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होगा। सो इन मॉड्यूलेटर्स के साथ साथ आपके पास जो है वो कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो कि इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। और उस हार्मोन में आपने ये चीज याद रखनी है कि देयर इज अ हार्मोन ग्लूकागोन जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, और यही हार्मोन जो है ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है विद इन हेपेटोसाइट। ठीक है, सो इन मॉड्यूलेटर्स के साथ साथ आपके पास हार्मोन्स भी हैं जो कि रेसिप्रोकल रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। एक और एग्जांपल यहां पे आपको दी गई है एसिटाइल कोएंजाइम ए की। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके पास जो है ये एरोबिक कंडीशन के अंदर पायरोवेट की प्रोडक्ट है। यानी जब आपके पास कंडीशंस एरोबिक होती हैं, फेवरेबल होती हैं, तो ये पायरोवेट जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होती है, इस पायरोवेट की फेट क्या है कि ये पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे किस में कन्वर्ट होगा, टीसीए साइकिल में एंटर होगा। लाइक इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ है, इस पायरोवेट ने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना है, एंड दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल एंटर टीसीए साइकिल, जहां पे टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है ऑक्सैलो एसीटेट, इसको एक्सेप्ट करेगा, सिट्रेट में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह से साइकिल चलता रहेगा। अब स्टारवेशन कंडीशन में आपके सेल के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एसिटाइल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इसकी कंसंट्रेशन हाई होना शुरू हो जाती है, और ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करेगी और ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो एंजाइम है पायरोवेट कार्बोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करेगी। सब ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपके पास जो पायरोवेट है जो कि मसल से आ रहा है, अमाइनो एसिड्स की कन्वर्जन के बाद ये पायरोवेट बनता है, ये पायरोवेट तो डायरेक्टली ग्लूकोनियोजेनेसिस में कंज्यूम हो रहा है ना। ये पायरोवेट यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए की हाई कंसंट्रेशन कहाँ से आ गई है? ओके, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्चुअली फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होते हैं, तो कि जो एंड प्रोडक्ट है फैट्स की ब्रेकडाउन से जो आएगी, जैसे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से आपके पास अमाइनो एसिड्स आते हैं ना, उसी तरह से लिपिड्स की ब्रेकडाउन से आपके पास कौन सी प्रोडक्ट आती है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो इस टाइम लिवर सेल्स के अंदर लिपिड की जो लिपोलिसिस का प्रोसेस है, जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन का प्रोसेस है, वो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें से कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में जाएगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ से जो ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स हैं पायरोवेट कार्बोक्सिलेज उसको एक्टिवेट करेगी। नाउ दिस हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विल इनहिबिट पीडीएच कॉम्प्लेक्स। क्यों इनहिबिट करेगी? ताकि जो पायरोवेट मसल से यहाँ पे आ रहा है वो पायरोवेट इस रूट को अडॉप्ट करके मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए ना बनाए, बल्कि ये पायरोवेट सारे का सारा कहाँ पे यूज हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है, सो इस पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने से यहाँ पे ये फीडबैक मैकेनिज्म का प्रोसेस चलेगा। हमें ये पता है कि कोई भी एंजाइम अगर उसकी प्रोडक्ट सेल्स के अंदर ज्यादा है तो वो मजीद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ फीडबैक इनहिबिशन।
ठीक है, सो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विल इनहिबिट दिस एंजाइम पीडीएच कॉम्प्लेक्स, और ये इस चीज को मेक श्योर करेगा कि मसल से आने वाला पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट ना हो, एंड साइमल्टेनियसली this high concentration of acetyl coenzyme A will activate gluconeogenic enzyme which is pyruvate carboxylase, जो कि इस चीज को मेक श्योर करेगा कि जितनी पायरोवेट यहाँ पे प्रेजेंट है उस सारी पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन हो के वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ऑक्सैलोएसीटेट, और ये आगे फॉस्फोइनोल पायरोवेट के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस में ऐड हो जाए। ठीक है, सो इस तरह से ये एसिटाइल कोएंजाइम में टू वे एक्ट करता है। हो जाएगा। सो ये 3 तरह की रेगुलेशन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की है, एक इन हाई और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बेस पे, दूसरी मैंने एक हार्मोन आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, और तीसरा मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंसंट्रेशन को रिलेट किया है विद एक्टिवेशन ऑफ पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंड इनहिबिशन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स।